तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम ये चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं क्लास 12th का, जिसका नाम वर्किंग विद फंक्शन है। और इसमें मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फंक्शन चैप्टर का, क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप अभी कोई चीज कर रहे हैं तो उसे हटा दें। अगले 10-15 मिनट आप पूरे इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखें। तो फिर बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पासिंग पैरामीटर्स, यानी कि जब हम फंक्शन के हेडर को डिफाइन करते हैं तब हम कैसे फंक्शन में पैरामीटर्स को पास करते हैं। जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसके अंदर कैसे हम पैरामीटर्स को पास करते हैं, वेरिएबल्स को पास करते हैं, आर्गुमेंट्स को पास करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स। पाइथन 3 टाइप के फॉर्मल आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करता है। पहला है हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट्स, दूसरा है हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स और तीसरा है हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि ये तीनों आर्गुमेंट्स क्या क्या होते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स की। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पोजिशनल यानी कि कोई इनकी पोजीशन होगी और रिक्वायर्ड यानी कि ये रिक्वायर्ड होंगे। कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर फील मिल रही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा चेक नाम से। ओके, और इस चेक नाम के फंक्शन के अंदर मैंने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं। ये जो हमने इस पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज पास की हैं इन्हें ही हम पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर मैंने 3 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, A, B और C। ओके, अब इस फंक्शन के इंडेंटेशन के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोग्राम को हम रन ही करने वाले हैं। ये सिंप्लिसिटी के लिए और एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा लिखा है। राइट, तो अब मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूंगा तो उस टाइम जो चीजें होंगी जो कि हमें ध्यान रखना है वो होंगी कुछ इस तरह। सबसे पहले मैंने फंक्शन चेक को कॉल किया पहली बार, तो मैंने यहाँ पर 3 वैल्यूज पास की। ये तीनों वैल्यूज मेरे पास वेरिएबल्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 3 वैल्यूज ऑल वेरिएबल्स पास्ड। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो यहाँ पर हमारे पास 3 हमने आर्गुमेंट्स को पास किए थे, हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो हमने यहाँ पर भी 3 आर्गुमेंट्स को पास किए। तो जब हमने 3 आर्गुमेंट्स को यहाँ पर पास किए तो हमें 3 आर्गुमेंट्स की इस फंक्शन कॉल में भी रिक्वायरमेंट होने वाली थी, तो इसलिए हम इन्हें रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स कहते हैं। और अगर आप इनकी पोजीशनिंग की बात करोगे तो ये जो x है वो इस a के पास जाएगा, ये जो y है वो इस b के पास जाएगा और ये जो z है वो इस c के पास जाएगा। राइट, तो इनकी जो पोजीशनिंग होती है और रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो साथ साथ चलते रहती हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि दूसरी बार जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पर मैंने एक लिटरल पास किया है 2 और उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल्स पास किए हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा a है, इस a को ये 2 मिलने वाला है और इस b को हमारे पास ये x मिलने वाला है और इस c को हमें यहाँ पर y मिलने वाला है। राइट, तो आप इस टाइप से भी वैल्यूज को पास कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा है 3 वैल्यूज लिटरल्स प्लस वेरिएबल्स पास्ड। तो आप एक ही फंक्शन के अंदर वैल्यू टाइप्स को कंबाइन करके और पास कर सकते हैं। तीसरी बार जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो मैंने इस बार तीनों में लिटरल पास किया है। अब यहाँ पर ध्यान रहे ये जो 2 है वो इस पोजीशन पे जो कि a पे है वहां उसे मिलेगा, 5 जो कि b की जगह पे है तो वो उसकी पोजीशन होगी जो कि b को मिलेगी, और 7 जो कि c की जगह पे है तो 7 वैल्यू c को मिलेगी। तो इस टाइप से जो पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं वो काम करते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो दिस वे ऑफ पैरामीटर्स स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स और मैंडेटरी आर्गुमेंट्स एज नो वैल्यू कैन बी स्किप्ड। ये आपको ध्यान रखना है, नो वैल्यू कैन बी स्किप्ड फ्रॉम द फंक्शन कॉल और यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। तो अगर आपने फंक्शन हेडर में यहाँ पे 3 वैल्यूज पास की हैं और आप फंक्शन कॉल में मान लेते हैं आप इस x को नहीं करते हो और 2 ही वैल्यूज को पास करते हो तो वो हमें यहाँ पर एरर दिखाएगा जो कि रॉन्ग होगा बिल्कुल। राइट, तो पोजीशनिंग और रिक्वायरमेंट
फंक्शन हेडर में और फंक्शन कॉल में दोनों की सेम होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि पोजिशनल और रिक्वायर आर्गुमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या कहते हैं हमें? डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहता है कि अ पैरामीटर हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडर इज नॉन एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिफॉल्ट यानी कि एक कोई ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट होगा जिसकी वैल्यू पहले से ही दे दी गई होगी, जो कि डिफॉल्ट होगी। हम कहते हैं ना वो डिफॉल्ट वैल्यू है ये। ठीक उसी तरह हमारे पास फंक्शन हेडर में और फंक्शन कॉल में भी हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल किया p और t इक्वल्स टू 5। तो ये जो t इक्वल्स टू 5 है फंक्शन हेडर में, ये मेरा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का मतलब है कि अगर हम चाहे तो फंक्शन में कॉल कर भी सकते हैं और अगर चाहे तो नहीं भी कर सकते। अब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें अगर इस t इक्वल्स टू 5 को पास करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस t की वैल्यू पहले से ही 5 है। तो अगर आप बाद में उसे चेंज कर देते हो 6, तो वो इसकी वैल्यू वहां पर जब आप फंक्शन कॉल में t की वैल्यू को असाइन करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। आपको ध्यान लगा के सुनना है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि अगर एक भी चीज मिस हुई ना तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसके लिए आप लास्ट तक और पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए। दूसरा एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया वॉल्यूम नाम से, और यहाँ पर मैंने एक आर्गुमेंट पास किया l, दूसरा b और h इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये वॉल्यूम है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। हमने यहाँ पर हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू 1 डिफाइन कर दी है। अब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और हाइट की वैल्यू मान लीजिए हम 2 दे देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम अगर हम h की वैल्यू फंक्शन कॉल में डिफाइन करते हैं 2, तो जो कैलकुलेशन में वैल्यू जाने वाली है h की वो 2 ही होगी। लेकिन अगर हम फंक्शन कॉल में h की वैल्यू को डिफाइन नहीं करते तो उस टाइम जो हमारे इस फंक्शन हेडर में डिफाइंड वैल्यू है ये h इक्वल्स टू 1, ये पास होने वाली है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की इसमें, जो कि है हमारे पास इन फंक्शन हेडर, यानी कि फंक्शन हेडर में एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस ऑल पैरामीटर्स अपीयरिंग इन इट्स राइट आपको ये ध्यान रखना है, राइट हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये जो लाइन है ये हमें क्या कह रही है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस ऑल पैरामीटर्स अपीयरिंग इन इट्स राइट हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। यानी कि ये हमें कहना चाह रहा है कि हमने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया इंटरेस्ट नाम से, मैंने एक वैल्यू पहले पास की p नाम से, और फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू पास की मैंने t नाम से, और उसके बाद एक मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास किया r इक्वल्स टू 0.10। ये बेसिकली हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन डिफाइन किया है। तो p फॉर प्रिंसिपल, t फॉर टाइम, रेट फॉर इंटरेस्ट, जो कि हमारा 10% है। तो ये चीज हमारे पास लीगल है। क्योंकि हमने ये जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट जहां बनाया है उसके राइट में हमारे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ये लीगल वैल्यू है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैंने एक वैल्यू पास की है p और एक मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्रिएट किया t इक्वल्स टू 2। अब यहां पर कंडीशन हमारा अप्लाई होगा कि क्या जो इसकी राइट साइड में वैल्यू है क्या वो भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। अगर है तो ये जो फंक्शन है ये लीगल होगा, वरना फिर ये इलीगल होगा। तो अगर हम इस डिफॉल्ट आर्गुमेंट के राइट में चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर r मिलता है, लेकिन ये r तो हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल है, इसकी कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होती है और हमारा ये जो फंक्शन है ये एक इलीगल फंक्शन हो जाता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर p इक्वल्स टू 500 है। हमारी जो पहली ही वैल्यू है वो ही हमने यहाँ पर एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्रिएट किया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या जो इसकी राइट में जो वैल्यू है अगर वो भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है तो ही ये कंडीशन ट्रू होगा, वरना फिर यहाँ पर नहीं होगा।
तो अगर हम इसकी राइट वाली वैल्यू को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर t इक्वल्स टू 2 है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है इसके राइट में जो वैल्यू है क्या वो भी एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तो यहाँ पर तो ये नहीं है, तो ये हमारे पास एक इल्लीगल फंक्शन हो गया, राइट। जो कि अगर आप ऐसे ट्राई करोगे तो ये आपको एरर ही देगा। आप एक बार ट्राई करना, आपको वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, साफ साफ आपको बोलेगा कि एरर है भाई, अपना काम करो। अब हम बात करेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के कुछ यूजेस की, कहाँ यूज होते हैं ये। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर सम पैरामीटर्स ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू। अब जैसा कि मान लेते हैं कि आप सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटर बना रहे हो और अगर कोई यूजर आता है और वो SBI का इंटरेस्ट रेट चेक करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सिमिलर ही होने वाला है, 7% या फिर 10%, जितना भी हो, मान लेते हैं 10% हो, ठीक है। तो अब ऐसे 1000 लोग आते हैं तो आप 1000 लोगों के लिए तो 10% बार बार नहीं लिखोगे, तो आप सिंपल क्या करोगे कि आप उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू बना दोगे r इक्वल्स टू 10, और उसके बाद जो भी आता है तो सिंपल आपको वहां पर r की वैल्यू डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सिर्फ p की वैल्यू डालो, प्रिंसिपल अमाउंट डालो, टाइम डालो, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कैलकुलेट वहां पर हो जाएगा, राइट। तो इसका यूजफुल हम वहां पे रेफर कर सकते हैं। दूसरा है कि दे प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रोग्राम, जो कि ऑब्वियस ही बात है, ये हमारे काम को बहुत ईजी करता है, राइट। बार बार वैल्यूज को रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स की, जो कि है हमारा तीसरा टाइप। तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या कहता है हमें? कीवर्ड आर्गुमेंट हमें कहता है कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर द नेम आर्गुमेंट्स विद असाइन्ड वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट्स। यानी कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स वो नेम्ड आर्गुमेंट्स होते हैं विथ असाइन्ड वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। यानी ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं वो बेसिकली फंक्शन कॉल में ही पास किए जाते हैं और उनका एक नेम आर्गुमेंट होता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया, जो भी हमने पहले फंक्शंस डिफाइन किए थे, मैंने उनमें से एक को कॉल किया है, और इसमें से मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पर p इक्वल्स टू 200 लिया, ठीक है। तो ये मेरा एक कीवर्ड आर्गुमेंट होगा। क्यों? क्योंकि p का मतलब हमारे फंक्शन हेडर में प्रिंसिपल था, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया ना कि p इक्वल्स टू 200 होगा, और r इक्वल्स टू हमारा वहां पर रेट था, तो यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया कि r इक्वल्स टू 0.10 होगा, जो कि 10% है, राइट। और हमने यहां पर t डिफाइन किया था, तो मैंने यहां पर t भी डिफाइन कर दिया, जो हमारा टाइम है वो 2 ईयर्स का होगा, या फिर जो भी हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहां पर दूसरी बार फंक्शन को कॉल किया, और इस बार मैंने टाइम इक्वल्स टू 4 दिया, और प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू 1000 दिया, और r इक्वल्स टू 0.5 दिया। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यहां पर तो मैंने PRT लिखा और दूसरी बार TPR लिखा, तो ये उल्टा सीधा हुआ, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन कॉल में पास करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपने फंक्शन हेडर में सबसे पहले p पास किया है, और फिर यहाँ पर t पास किया है, और फिर r पास किया है, और आप फंक्शन कॉल में इस p की जगह पे यहाँ पर t की वैल्यू डाल देते हो, लेकिन आप यहाँ पर उसकी नेम दे रहे हो। जो यहाँ पर हमारे पास t था, इस t को मैंने यहाँ पर जब फंक्शन कॉल में वैल्यू पास किया तो मैंने इसको असाइन किया कि t इक्वल्स टू 4 है, तो ये t इक्वल्स टू 4 है, तो वो इस t को मिलने वाला है, राइट। दूसरी बार यहाँ पर p इक्वल्स टू 1000 है, तो अब इनकी पोजीशनिंग तो सेम नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें एरर दे दे, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यूज को डिफाइन कर दी हैं कि p इक्वल्स टू मेरा 1000 होगा। अब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाइथन को कि जो हमारा p है वो किस पोजीशन पे डिफाइन किया गया है, राइट। तो ये p यहाँ पर फंक्शन कॉल में सेकंड पोजीशन पे है, और यहाँ पर फंक्शन हेडर में अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो भी वो हमें वहां पर वैल्यूज उसको असाइन कर दी जाएंगी, राइट। सिमिलरली रेट का भी वही सीन होगा, खैर यहाँ पर तो सेम ही है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो और फंक्शन हेडर में आपने जो पोजीशनिंग है वो आपने दूसरी रखी है, और फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हो तो उस टाइम आपने
फंक्शन कॉल में पोजीशंस को डिफरेंट कर दिया। अगर आप उनका नाम नहीं दे रहे हो तो ध्यान रहे उस टाइम एरर आएगा, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट्स का डेफिनेशन ही हमें कह रहा है कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर दी नेम, यहां पर ये दिख रहा है ना नेम आर्गुमेंट्स। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपने फंक्शन हेडर में फर्स्ट पोजीशन पे p की वैल्यू पास की है और आप फंक्शन कॉल में फर्स्ट पोजीशन पे t की वैल्यू को रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको उन वैल्यूज की नेम देनी पड़ेगी, तभी वो जाके अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मैच कर पाएंगी। यहाँ पर मैंने तीसरी बार फंक्शन को कॉल किया और इस बार भी मैंने वही किया। हमारा वहां पे p था, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले r की वैल्यू को असाइन कर दिया, लेकिन ये जो भी पैरामीटर्स हैं मैंने यहाँ पर पास किए हैं, ये हमारे पास नेम्ड आर्गुमेंट्स हैं। अब आपने कीवर्ड आर्गुमेंट्स की खूबसूरती तो देख ही ली, अब चलिए एक और खूबसूरती दिखाता हूं पाइथन की, जो कि है यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप्स टुगेदर। अगर आप चाहो तो जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो आप पोजीशनिंग आर्गुमेंट्स और फिर उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट्स और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स तीनों को हम एक ही साथ पास कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए सिंपल मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर मैंने पास किया 5000 t इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर दो ही वेरिएबल्स पास किए हैं मैंने। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे हमने तीनों टाइप्स को यूज किया है। सबसे पहले ये जो 5000 है ये मेरा लिटरल है, ठीक है, जो कि पहले पोजीशन पे हमारा यहाँ पर p था, ठीक है, और फिर उसके बाद t था और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर r था। ओके, r की वैल्यू हमने यहाँ पर कुछ भी डिसाइड कर दी होगी, मान के चलते हैं 10% यानी कि 0.10 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली इस p की जगह पर मैंने 5000 पास किया है, जो कि एक पोजिशनल आर्गुमेंट है, और आप देख सकते हो यहाँ पर कि t की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 पास की है, जो कि कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो इस t की वैल्यू यहाँ पर जाएगी, मैच होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। और r जो कि एक हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप फंक्शन कॉल में इसको पास करो या ना करो, आपका कैलकुलेशन वहां पे एडजस्ट हो जाएगा, पाइथन अपने आप कर देता है। लेकिन अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि जब भी आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को एक ही फंक्शन कॉल में पास कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि उनके जो पोजीशन आर्गुमेंट्स होंगे वो मैच होने चाहिए। और दूसरा है कि पहले अगर आप किसी कीवर्ड आर्गुमेंट को पास करना चाहते हो तो ध्यान रहे कि उसके पहले आपको एक पोजीशनल आर्गुमेंट को पास करना पड़ेगा, वरना फिर अगर आप इसे मान लो इस t इक्वल्स टू 5 को पहले लिख दो और 5000 को पहले लिख दो तो ये बिल्कुल वहां पर मैच नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, t इज इक्वल्स टू 5 गया, ये हमारा पोजीशनल आर्गुमेंट था, और इस 5000 को अगर मैं यहां पर लिख देता हूं तो ये तो t की जगह पे इस t की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन p तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे था और आप इस p को यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ला रहे हैं, तो उनकी पोजीशन तो मैच ही नहीं हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पाइथन वहां पर एरर रिपोर्ट करने वाला है। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो ही गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज आप इस वीडियो को 3-4 बार देखिए, आपको चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस टॉपिक के ऊपर हम अपने प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग सीरीज वाले में इसी सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें जो भी हमने इसमें पढ़ी है उसको हम प्रैक्टिकल के फॉर्म में उस प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम फंक्शन की वैल्यूज को जो रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।